अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स के बारे में है। केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको ध्यान से जो है इस लेक्चर को आपने अटेंड करना है। कोवलेंट बॉन्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सो आपने इसको जो है अटेंटिवली जो है वो आपने लेक्चर ये लेना है आज का। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। यानी जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से शेयर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से शेयर होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल यानी बाहमी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी शेयरिंग होती है दो एटम्स के दरमियान में, तो उनके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड, हम उसको बोलते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाउ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। केमिकल बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक जो है कोवलेंट बॉन्ड, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। मगर आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। When two atoms come closer to each other, there are attractive and repulsive forces occur between them। यानी जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज जो कि एक दूसरे को कशिश करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, और रिपल्सिव फोर्सेज जो एक दूसरे को परे धकेलती हैं, यानी दोनों एटम्स को परे धकेलती हैं। ठीक है, दूर दूर करती हैं एक दूसरे से, उनको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्सेज। तो जब भी दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, पास आते हैं, तो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज भी जनरेट होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेज भी उनमें जनरेट होती हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन सी सिचुएशन में बनती हैं और रिपल्सिव फोर्सेज किन सिचुएशंस में बनती हैं, और एटम के कौन से पार्टिकल्स के दरमियान में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज बनती हैं और कौन से पार्टिकल्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेज बनती हैं, वो उसका आंसर ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं न्यूक्लियाई, एक एटम के न्यूक्लियाई और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान में जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड देयर रिपल्सिव फोर्सेस आर जनरेटेड बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम्स। यानी और जब दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई या दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्सेस जनरेट होंगे उनको बोलते हैं हम रिपल्सिव फोर्सेस। As opposite charges attract each other and similar charges repel each other। जैसा कि आपको भी पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सेम एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, परे धकेलते हैं, और ऑपोजिट जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। सो न्यूक्लियाई हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स पोजेस नेगेटिव चार्ज एज वेल। तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियाई के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि एक एटम का न्यूक्लियाई और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट होती हैं, और दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई और दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेज जनरेट होती हैं। वजह इनकी जो रीजन है वो ये है कि रिपल्सिव फोर्सेज जो हैं वो सिमिलर चार्जेस की वजह से पैदा होती हैं, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से पैदा होती हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो जैसे ही इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के नतीजे में जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती हैं, मगर इन फोर्सेस की वजह से जैसे जैसे ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आते जाते हैं, इनका डिस्टेंस आपस में कम होता है, इनके दरमियान में फासला कम हो जाता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, गालिब आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता है। अब हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड तो बन गया, मगर वो बॉन्ड किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, डेटिव एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर वो मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। तो कौन सा केमिकल बॉन्ड जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के नतीजे में बना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स पे। जब हम डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि जो केमिकल बॉन्ड बना है वो किस बेस पे बना है, और वो कौन सा बॉन्ड है, वो कोऑर्डिनेट है, डेटिव है, वो आयनिक है, वो कोवलेंट है, वो मेटेलिक है, वो कौन सा बॉन्ड है। मगर आज की इस वीडियो में जिस बॉन्ड को हमने टारगेट किया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है कोवलेंट बॉन्ड। Why and how many number of electrons share with each other?
वाई, क्यों और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एटम्स शेयर करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड या कोई भी केमिकल बॉन्ड जो है वो जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ वो फिर बनता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स क्यों शेयर करते हैं और कैसे पता चलता है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस। जैसा कि आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं, उनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, वो किसी किस्म के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो स्टेबल गैसेस हैं। तो उनकी तरह हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए पहले तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट। डुप्लेट रूल वो है जिसके मुताबिक किसी भी एटम को अपने वैलेंस शेल में यानी अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करना होगा। ऐसा एटम जिसके लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम जो है वो स्टेबल कंसीडर होगा, उसको स्टेबल माना जाएगा डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग। एंड ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो एटम भी स्टेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। तो ये आपको जो है होपफुली आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एटम्स क्यों और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट एटम शेयर करते हैं तो उनके दरमियान में बॉन्ड पेयर बनता है। बॉन्ड पेयर की वजह से उनमें केमिकल बॉन्ड बनता है। तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, कितने कोई एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उसके हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन बोथ एटम शेयर्ड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, अगर दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, देन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2 बॉन्डेड एटम्स। फिर जब ये एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बॉन्डेड एटम्स होंगे और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी एग्जाम्पल है अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। अब कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स पढ़ने के लिए कि कैसे बॉन्ड बना, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपको किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप नहीं जानते तो आप ये बात क्लियर नहीं कर सकते कि किस एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है या डबल बना है। ठीक है, तो ये चीज अपनी क्लियर करने के लिए, इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर तो आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में तो मैंने इस पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एंड स्क्रीन पे जो है वो मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड, एंड स्क्रीन पे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। पहले आप वो लाजमी देखिएगा, देन आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आएगी। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कहा कि 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसे? अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको रेड से, ठीक है, और रेड और ग्रीन 2, ठीक है, सर्कल है, इनसे आपको शो किया ताकि आपको पता लगे कि 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम है। इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने क्रॉस की फॉर्म में शो किया और इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने रेड डॉट की फॉर्म में शो किया। तो जब ये दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये देखें ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो इनके दरमियान में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है इन दोनों एटम्स के मिलने से वो क्या होता है, हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस बनती है हमारे पास। ठीक है, तो ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं हम सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। सेकंड टाइप है इसकी डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो जब 2 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर देन अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2 बॉन्डेड एटम्स। तो जब 2 एटम्स जो हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहमी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उस नतीजे में जो बॉन्ड हमारे पास बनता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी एग्जाम्पल है A bond formed between 2 oxygen atoms is a double covalent bond। 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अभी हम देख लेते हैं कैसे। तो अगर आपको पता हो ऑक्सीजन का
एटॉमिक नंबर है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके सेकंड शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, अब बात 2 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे डुप्लेट नहीं, कौन सा रूल अप्लाई होगा, ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को यहाँ कितने एटम्स जो है वो अपने वैलेंस शेल में रखने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मगर ऑक्सीजन के पास अभी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मगर इसको अपने ऑक्टेट रूल के मुताबिक यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो आइए देखते हैं दोनों ऑक्सीजन एटम कैसे अपने जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। एक ऑक्सीजन एटम ये है, सेकंड ऑक्सीजन एटम आपके पास ये है, इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के मैंने शो करवा दिए हैं, ठीक है, क्रॉस फॉर्म में। और यहाँ पे इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डॉट फॉर्म में शो करवाएं। मगर आप यहाँ से देखेंगे कि इसने ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्डिंग में। यहाँ से दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, ये वाले। तो अगर अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम ने अपने म्यूचुअली शेयर किए, इनकी वजह से दोनों ऑक्सीजन एटम्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 कंप्लीट हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, ठीक है, इसको हम O2 बोलते हैं। और इनके दरमियान में बॉन्ड कितने बने, क्योंकि इन्होंने 2 एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ने शेयर किए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ने शेयर किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने की वजह से इनके पास जो है वो डबल बॉन्ड बना है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान। तो ये हमारे पास क्या था, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह जब हमने ये ऑक्सीजन एटम की बात यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात की थी, हाइड्रोजन के पास था, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको मजीद जो है वो डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते और हाइड्रोजन क्या था, डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाता। यही वजह है कि यहाँ इसके पास देखें कितने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर म्यूचुअल शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 उसके पास, तो इन्होंने एक क्योंकि शेयर किया था, इसलिए इनके पास बॉन्ड क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। नेक्स्ट हमारे पास बारी है थर्ड टाइप, वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब when 2 atoms share 3 electrons with each other, then a triple covalent bond is formed between these 2 bonded atoms। तो जब 2 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तब हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जिसकी एग्जांपल है हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड, वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। पहले इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले शेल में, तो डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग इसका पहला शेल हो गया कंप्लीट। सेकंड में इसके पास शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, ठीक है, 5। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अब इसको कितने कंप्लीट करने हैं, जी बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स आपस में अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करेंगे, इसलिए मैंने जो है इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस फॉर्म में शो किए, 3 जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे मैंने उनको ग्रीन से शो करवाया है उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और जो 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो ब्लू फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में यहाँ नाइट्रोजन के पास है वो रेड डॉट्स में है, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हिस्सा नहीं ले रहे, वो येलो कलर में, येलो डॉट्स में है। तो इनको डॉट और क्रॉस में इसलिए शो करवाया ताकि आपको पता लगे कि क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के और डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसको डॉट और क्रॉस से जो है वो शो करवाया गया है। ये भी लेविस जो है, लेविस का एक कॉन्सेप्ट है। लेविस एक केमिस्ट है, अमेरिकन केमिस्ट, जिसने ये जो है वो लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम भी दी थी, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए ठीक है, देखते हैं हम कैसे 3 कोवलेंट बॉन्ड, इसके ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की कैसे एग्जांपल, इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो जब नाइट्रोजन ने क्रॉस वाले 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के और डॉट फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के, इन्होंने आपस में अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए। तो ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह इसके 6 ये, ठीक है, शेड वाले इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास अनबॉन्डेड या अनबॉन्डेड मीन्स यानी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे वो इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों नाइट्रोजन के पास उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है, बिल्कुल ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स शो करवाई हैं, इनमें
ये सारी लेविस स्ट्रक्चर की डायग्राम है। अब लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम होती क्या है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम जब क्रॉस और डॉट फॉर्म में, ठीक है, क्रॉस और डॉट फॉर्म में उसके सिंबल के अराउंड शो करवाते हैं, जाहिर करवाते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम है। क्रॉस और डॉट, ये दो सिंबल जो है क्रॉस और डॉट फॉर्म में हम इसलिए शो करवाते हैं ताकि क्रॉस में हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं, डॉट फॉर्म में हम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं, और क्लियरली ये चीज जो है वो अंडरस्टैंड हो सके कि किस इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने, क्या कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में। तो बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि हमने जो है ये दो एटम्स हैं, उनके सिंबल्स जो हैं, नाइट्रोजन उसका सिंबल N है, तो इसके सिंबल के अराउंड हमने एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट फॉर्म में शो किया और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस फॉर्म में हमने शो किया है। तो इस डायग्राम को बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, समझ आया होगा। तो अगर आपने इस लेक्चर के नोट्स लेने हैं तो आप मुझसे इस दी गई ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दीज लेक्चर्स, ठीक है, मैं आपको यकीनन इस लेक्चर के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको जरूरत हुई। दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने कोई लेक्चर लिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें वो लेक्चर समझ आ गया है या नहीं। तो उसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपने उस चीज का टेस्ट करें। तो मैं जो है आपको इस वीडियो के लिंक में मैं आपको जो है वो एक इस लेक्चर से रिलेटेड टेस्ट प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है और आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट भी करना है और आपने देखना है कि आपको ये लेक्चर जो है वो किस हद तक समझ आया और उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं। उस टेस्ट को सॉल्व करने से, अटेम्प्ट करने से आपको इतना पता चलेगा कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल सही समझ में आ गया या नहीं। अगर तो आ गया है तो आपको उस लेक्चर में फुल मार्क्स होने चाहिए और आपने मुझे कमेंट में बताना भी है कितने मार्क्स आपने लिए। और अगर कोई ऐसी बात जो आपके माइंड से स्किप हो गई है और टेस्ट में मैंने आपसे पूछी है तो आपके जहन में नया क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अपनी वो कंफ्यूजन यहाँ से दूर कर सकते हैं ताकि जब एग्जाम में इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल A to Z जो है वो क्लियर हो। तो अपने इस लेक्चर को मजीद जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस टेस्ट को लाजमी जो है वो वीडियो को देखिएगा और उस टेस्ट को आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा भी कि आपने जो है वो कितने मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है, उस टेस्ट के कितने मार्क्स आपके उसमें से आए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से आपने बताना है कि आपको लेक्चर समझ आ गया या नहीं। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।